नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्टेक का खास शो। संवत 2080 में बाजार क्या यहां से और तेज चलेगा और कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नए संवत में आपको दिलाएंगे मोटा मुनाफा, यही आप जानना चाहते हैं तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सौरभ मुखर्जी जी हमारे साथ से में जुड़े हैं, फाउंडर एंड सीईओ मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। सौरभ सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया बेस्टेक को अपना समय देने के लिए और दिवाली की और नए संवत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच एंड आपके दर्शकों को भी शुभ शुभ दीपावली। सर लेकिन मार्केट्स ना थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा है इस बार, तो ये पता लग रहा है। पहले हमने करेक्शन देखी मिड कैप स्टॉक्स में आती हुई, अभी दिवाली से जस्ट पहले एकदम से एक रैली बनी है जिसपे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब इन्वेस्टर्स का फिर से बनता हुआ नजर आया। आप कैसे देख रहे हो ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, क्योंकि हम प्री इलेक्शन फेज में इस समय चल रहे हैं। तो ये संवत 2080 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका क्या आउटलुक है? देखिए, इंडिया के अगर मैं लास्ट 10-15 साल का हिस्ट्री देखूं, इतना अच्छा मैक्रो मैक्रो माहौल मैंने कभी देखा नहीं है। जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ करीबन 7% के आसपास चल रही है। सरकार की टैक्स कलेक्शन 17% के आसपास ग्रो कर रही है। रुपी डॉलर मोटा मोटी स्टेबल है। मिडिल ईस्ट में युद्ध होने के बावजूद भी तेल का भाव ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। बाकी दुनिया के बड़े मार्केट्स यूरोप, अमेरिका, चाइना मंदी की तरफ जा रहे हैं। और इसका मतलब है कि दुनिया में एक ही जगह दबा के पैसा आएगा अगले 2-3 साल में, वो है हिंदुस्तान। हमारे देश के मार्केट में पैसा आएगा। और अगर आप देखिए, वैल्यूएशंस भी कुछ खास डिमांडिंग नहीं है। लास्ट 1 साल में लार्ज कैप इंडस्ट्रीज अगर हम ले 5-6% ऊपर गए हैं। अच्छे लार्ज कैप कंपनीज की अर्निंग्स करीबन 20-25% ऊपर गई है। सो वैल्यूएशंस अनडिमांडिंग। रेट साइकिल के एक इंटरेस्ट रेट साइकिल के चोटी पे हैं हम। उसके बावजूद इकोनॉमी 7% पे ग्रो कर रहा है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स, लास्ट 20 ईयर्स में इतने लो लेवरेज पे कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स इंडिया के कभी रहे नहीं है। सो सेटिंग अच्छी है। अच्छे कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ इस क्वार्टर भी जबरदस्त लेवल पे आई। अगर मैं हमारे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप पोर्टफोलियोज का क्रॉस देखूं, अर्निंग्स कंपाउंडिंग 20-22% आई है। वैल्यूएशन डिमांडिंग है। मेरे ख्याल से आपके आपके दर्शकों को निसंकोच निवेश करना चाहिए और निवेश करके पेशेंटली बैठा रहना चाहिए। ये खरीदना बेचने के सिलसिला से कोई निवेशक अमीर नहीं बनता, ब्रोकर उसका जरूर अमीर बन जाता है। राइट, लेकिन सर ये जो मैं इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी स्टडी जो ये बता पाए कि प्री इलेक्शन फेज कैसा रहता है शेयर मार्केट के लिए और पोस्ट इलेक्शंस मार्केट्स कैसा परफॉर्म करते हैं? देखिए, इंडिया के स्टॉक मार्केट और इलेक्शंस का कुछ खास ताल्लुक नहीं है। अगर आप देखिए, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक मार्केट को कुछ हवा नहीं होता क्या करना चाहिए इलेक्शंस के बारे में। तो अगर हम 2004 का उदाहरण ले, यूपीए जीती, मार्केट नीचे गया एक दो महीने, फिर उसके बाद 4 साल का जो रैली आया था वो इंडिया का स्टॉक मार्केट का स्ट्रॉन्गेस्ट रैली था। फिर 2009 में उल्टा हुआ, यूपीए जीती, मार्केट को हर्ष हुआ, खुशी हुई यूपीए जीतने से 2009 पे। और उसके बाद 2011, 12, 13 मंदी के साल रहे। सो स्टॉक मार्केट को ना तो इलेक्शन के पहले पता होता है क्या करना चाहिए इलेक्शन के बारे में, और सबसे ताज्जुब की बात, इलेक्शन रिजल्ट नतीजा आने के बाद भी मार्केट को कुछ खास हवा नहीं होता। सो मेरे ख्याल से इलेक्शन के बारे में जितना भी बहस करें तो चाय पकौड़े में अच्छे गपशप हो जाती है, बट इसका निवेश के साथ कुछ खास संपर्क नहीं है। सर इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने का कुछ कोरिलेशन होता है क्या? इस बार तो कमाल ही हो रहा है, इस बार तो गजब परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सबसे फेवरेट कौन है इस समय इंडिया में? सबसे बढ़िया प्लेयर कौन सा लग रहा है आपको? तो देखिए, प्लेयर तो हमारे देश में मेरे को बेस्ट लगता है, स्टॉक मार्केट ही बेस्ट प्लेयर लगता है हमारे देश में, सबसे ज्यादा कमा के देता है। तो इंडिया वर्ल्ड कप 2 बार जीती है, 1983 उसके बाद अच्छी बुल मार्केट आई थी, और 2011 जिसके बाद बेयर मार्केट आई थी। तो 50-50 का रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप जीतने के बाद मार्केट का। तो उस तरीके से भी देखे तो सीरियसली अगर बात करें तो अर्निंग्स कंपाउंडिंग, कंपनी का मुनाफा अगर ग्रो करता रहे, तो अगर आप निवेश करके ऐसे कंपनी में बैठे रहो जहां पे मुनाफा ग्रो किए जा रहा है साल पे साल, तो आप कमाओगे। उसके आगे पीछे कुछ खास शॉर्ट टर्म फैक्टर्स, मॉनसून, इलेक्शन, क्रिकेट, यूएस इलेक्शन, ये सब देख के कुछ मजा नहीं आता। अब एज आई सेड, बहस करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। सो इससे ना बस वो हो जाता है कि एक बार गिरावट आए, इन्वेस्टर्स के लिए भी तो वो पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है कि भाई गिरावट आए तो खरीदने का मौका तो बने, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक तो सस्ते में आपके मिल जाएंगे इन्वेस्टर्स तो। को, आपके दर्शकों को मैं एक कंपनी का नाम बोलता हूँ जिसमें गिरावट आई है लेकिन फिर भी कोई ज्यादा खास खरीद नहीं रहा है। सो ये कंपनी इंडिया के मार्केट के आपके नजरिए से देखें तो सेकंड लार्जेस्ट है, और प्रॉफिट के मुनाफे के नजरिए से देखें तो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आते हैं। कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक।
लास्ट 25 साल से प्रॉफिट कंपाउंडिंग 20-22% चल रही है। लास्ट 3 साल, लास्ट 4 साल, लास्ट 5 साल भी प्रॉफिट कंपाउंडिंग उसी पैमाने पे चल रही है। बट लास्ट 3 साल आई थिंक शेयर्स ने कुछ भी कमा के नहीं दिया है। सो हमारे पोर्टफोलियो को काफी बड़ा हिस्सा है। प्राइस टू बुक के नजरिए से देखूं तो ये 20 ईयर लो पे चल रहा है। तो अगर आपको लॉजिकली समझ आता है कि कंपनी अच्छी है, बैंक अच्छी है, HDFC बैंक, तो दबा दबा के हमने खरीद के रखा हुआ है। मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे माँ बाप के मार्सलस पोर्टफोलियो में है, और हमारे 10,000 क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है। तो ऐसे मौके मार्केट इंडिया का आपको आपको देता है। लार्ज कंपनी, अच्छी कंपनी, दमदार कंपनी लास्ट 20 साल में 80 या 90 गुना कमा के दिया है, लास्ट 3 साल में जीरो दिया है। लेकिन अर्निंग्स कंपाउंडिंग, मुनाफा कंपनी का मतलब बराबर बढ़ते जा रहा है। खरीदने का मौका मेरे को लग रहा है, इसलिए मैं खरीद के काफी बड़े पैमाने पे खरीद के बैठा हूँ। पर सौरभ सर, इस बार मार्केट्स ने क्या कुछ ऐसा सा ही बिहेव नहीं किया कि जो बड़े कंपनियां हैं ये बहुत समय से रिटर्न नहीं दे पाई? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS। अच्छी बात है ना। तो जब ऐसे मौके मिलते हैं तो जिंदगी में ऐसे मौके को जाने नहीं देना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था, अगर हम लास्ट 12 मंथ्स का देखें, बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स या निफ्टी 5-6% ही ऊपर है। और जिन कंपनीज का आपने जिक्र किया, अर्निंग्स इनकी 20-25% ऊपर है। तो ऐसे मौके जिंदगी में ज्यादा आते नहीं। आपको बड़े कंपनी, अच्छे कंपनी, दमदार खिलाड़ी कम भाव पे मिल रहे हैं तो खरीदना चाहिए, और फिर शांति से बैठ जाना चाहिए, रादर देन इलेक्शन में क्या हो रहा है और वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है। इलेक्शन को एंजॉय कीजिए, वर्ल्ड कप को एंजॉय कीजिए, निवेश अपनी जगह पे, और ये सब स्पेकुलेशन, क्रिकेट और पॉलिटिक्स के बारे में अपनी जगह पे। सर, ब्रॉडर मार्केट्स में आपको कौन सी थीम्स पसंद आ रही हैं आपके रडार पर? अर्निंग्स विजिबिलिटी के चलते कौन से सेक्टर्स या फिर कौन सी कंपनियां हैं जो रडार देखिए, पर? ये थीम्स का जो सिलसिला है ना, ये मेरे को थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव लगता है। जाहिर है, अगर एक कंट्री की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी 7% रियल पे ग्रो कर रही है, अगर आप इन्फ्लेशन ऐड कर लो, नॉमिनल GDP ग्रोथ 11-12 है, तो जाहिर है अगर कंट्री की इकोनॉमी इतनी हेल्थी सिचुएशन में, इतनी इसकी सेहत, इकोनॉमी की सेहत अच्छी है, तो वेल रन कंपनीज विल ग्रो रेवेन्यूज एट 15-16 और प्रॉफिट्स एट अराउंड 20। अगर प्रॉफिट कंपाउंडिंग 20% क्वार्टर पे क्वार्टर आई जा रही है, और लास्ट 2-3 साल कंपनी स्टॉक पे ज्यादा पैसे नहीं बने, तो खरीदने का मौका लगता है मेरे को। तो HDFC बैंक, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, पीडिलाइट, ये काफी सारे स्टॉक्स इस कैटेगरी में आते हैं। डिवीज लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। तो अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप्स की तरफ आए, डिवीज लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का जिक्र करूंगा। स्मॉल कैप्स की तरफ आए तो GMM फॉडलर, अल्काइल अमीन्स का जिक्र करूंगा। तो ये सारे मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइजेस हैं, अकाउंट्स क्लीन है, अपने अपने क्षेत्र में, अपने नीश में जमा हुआ खिलाड़ी है। वो GMM फॉडलर ग्लास लाइन रिएक्टर्स में है, अल्काइल अमीन्स एलिफैटिक अमीन्स में है, डिवीज लैब नाप्रोक्सन दुनिया का सबसे कॉमन पेन किलर में है, एशियन पेंट्स पेंट्स में है, HDFC बैंक रिटेल बैंकिंग में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मार्केट में काफी अच्छे से मार्केट दर्शा रहा है कि आपको बार्गेन्स मिल रहे हैं, अच्छे कंपनीज वाजिब दाम पे मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से खरीद के शांति से बैठ जाना चाहिए, और फिर इलेक्शन और वर्ल्ड कप का लुत्फ उठाना चाहिए। नहीं तो यही तो सबसे मुश्किल काम आपने बोल दिया कि इत्मीनान से बैठना चाहिए। बाजार में इत्मीनान से बैठता कौन है? मोमेंटम ट्रेडिंग में लगे हुए सारे के सारे। और ऊपर से अभी तो देखो, एक्सचेंज रिलेटेड जो स्टॉक हैं, एक्सचेंज से रिलेटेड, जैसे BSE, CDSL, डिपॉजिटरी सर्विसेज, MCX, सब स्टॉक्स एकदम से भागने शुरू हुए। ऊपर से PFC, REC जैसे स्टॉक्स। सर, ये जो मोमेंटम प्ले होता है इसके ऊपर, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों से आप बाजार में हो, तो अपने पे काबू कैसे रखें और इस मोमेंटम के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें और फेयर वैल्यू कैसे डिसाइड करें? तो देखिए, आपके लिए सेबी काम करके, सेबी ने आपको एक रिसर्च करके दिया है, पूरे देश के लिए सेबी ने रिसर्च छापा है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, विच इज 90% पीपल, वो 1 रुपया भी नहीं कमाते। राइट, बेचारे अपना जिंदगी के सारे पैसे को बटोर देते हैं ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में ब्रोकर अमीर बन जाता है, निवेशक गरीब बन जाता है। सिमिलरली जो जीरोडा के जो मालिक हैं, निखिल कामत जी, उन्होंने भी ट्वीट मारा था, आई थिंक 3-4 महीने की पहले की बात है, कि 99% ऑफ FNO ट्रेडर्स कुछ कमाते नहीं है। तो देश में दिग्गज, निखिल कामत जैसे दिग्गज, या सेबी हमारा जो रेगुलेटर है, वो बोल रहा है आपको ट्रेडिंग मत कीजिए, आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हानिकारक है। अगर उसके बावजूद आपको ट्रेडिंग करनी है, तो मैं आपको एक सिंपल सा नुस्खा दे सकता हूँ। अपना जो ट्रेडिंग का पैसा, अपना हॉबी मतलब खेलने का पैसा, वो थोड़ा सा अलग कर दीजिए, और निवेश का पैसा अलग कर दीजिए।
तो आपको जो खुजली होती है सट्टा करने का, ट्रेडिंग करने का, वो एक छोटे से अमाउंट के साथ कीजिए। आप आपके नेटवर्थ के, अगर आपकी नेटवर्थ 100 रुपए की है, मानिए ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए अपने अपने ट्रेडिंग के लिए रखिए और 90 रुपए निवेश करके अच्छे कंपनीज में लगा के शांति से रहने दीजिए। अगर आप नहीं करोगे ऐसा, तो सेबी और निखिल कामत जी का जो दोनों का जो सेम फाइंडिंग है, तो फिर आपका अगर पूरा पोर्टफोलियो आप ट्रेडिंग में लगा दोगे तो कहीं पे भी पैसा बन नहीं पाएगा। और इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया की जो इकोनॉमी की जो 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 11-12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, उसका फायदा आपको नहीं रहेगा। आप इस कंट्री के इकोनॉमी के बेनिफिट से वंचित रह जाओगे। सर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना अगर रिटेल ट्रेडर्स, तो इतनी समझ नहीं होती है। देखिए अभी तो फाइनेंशियल लिटरेसी शुरू ही हुई है इंडिया में, अभी तो ग्रो ही कर रहे हैं हम। तो हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अगर नहीं सीखा तो बाजार ही सिखा देगा। आप कोई गुरु मंत्र देना चाहते हैं कि किन शेयर्स से दूर रहना चाहिए, अवॉइड क्या करें, तो अपने आप ही फिर सही शेयर सही डायरेक्शन में चल पड़ेंगे? देखिए जनरली जो मैंने देखा है कि जो टिप्स का ये जो सिलसिला रहता है, सोशल मीडिया में टिप आते हैं या मीडिया चैनल पे टिप आ जाते हैं, टिप्स से कभी कुछ खास पैसा बन नहीं पाता है। तो अगर आपको निवेश करके कमाना है, शांति से निवेश करके कमाना है, दो तरीके हैं। आप इधर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के जरिए से कीजिए, वो म्यूचुअल फंड हो या पीएमएस हो, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ। तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपना पैसा दीजिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करे, शांति से लो चर्न लो ट्रेडिंग वाली इन्वेस्टिंग करे। दूसरा, अगर आप खुद करना चाहते हो, तो अगर हमारी किताब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में जैसे समझाया है, हमारी किताब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में मैंने समझाया कि अगर खुद करना है इन्वेस्टिंग, तो क्लीन कंपनी जिनके अकाउंट साफ सुथरे हैं, जिनकी कैपिटल एलोकेशन अच्छी है, मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल कम से कम 15% आती है साल पे साल, और जिनका किसी नीश में, किसी अपने अपने इलाके में मोनोपोली है, बाहुबली जैसा एक स्ट्रेंथ है अपने इलाके में, ये तीन क्राइटेरिया को मीट करने वाले स्टॉक्स में निवेश करके आप उसको छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 3 साल छोड़ दीजिए। ये मैंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में भी समझाया है, और हमारे डायमंड्स इन द डस्ट दोनों किताबों में मैंने ये निवेश करने का जरिया समझा दिया है। इनफैक्ट हर एक अपने किताब में मैंने ऐसे स्टॉक्स के भी नाम दिए हैं जो इन 3 टेस्ट से खड़े होके, इन 3 परीक्षाओं से खड़े होके बाहर आते हैं। अच्छी अच्छी अकाउंटिंग, अच्छी कैपिटल एलोकेशन, और अपने अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में मोनोपोलिस्टिक बाहुबली पंथी एक एक दिखती है। तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हायर कीजिए म्यूचुअल फंड या पीएमएस के जरिए से। अगर वो नहीं करना, खुद करना है काम, तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग और डायमंड इन द डस्ट में जो मैंने तरीका समझाया है, उसको अपना के अपना वेल्थ बनाइए। राइट सर, लेकिन पिछली बार भी जब आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था कि सरकारी कंपनियां तो आप चुनते नहीं, डिफेंस और रेलवे पे लेकिन सरकार का एलोकेशन बहुत ज़्यादा है, और लग रहा है कि इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग है, पर क्या भाव में वो पहले से फैक्टर इन है, और अभी भी आप उसी बात पे रहेंगे कि नहीं अभी पीएसयू स्टॉक्स के साथ नहीं जाना चाहिए? हाँ जी, पीएसयू स्टॉक में मेरे ख्याल से कभी निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कई बार बोला है, पीएसयू कंपनी का काम है देश की सेवा करना। पीएसयू कंपनी का काम है देश की सेवा करना। उसका सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। तो देश की सेवा करना एक अच्छी चीज है। हमको, हम ऑल ऑफ अस, जो हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम चाहते हैं कि पीएसयू देश की सेवा करे। पीएसयू का काम नहीं है शेयर होल्डर की सेवा करना। शेयर होल्डर का सेवा करना केवल प्राइवेट सेक्टर कंपनी का काम है। पीएसयू का काम है भारत सरकार, जो उसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उसकी सेवा करना। तो ये दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट में जाहिर है भारत सरकार के प्रायोरिटीज हावी होंगे, जो छोटा निवेशक है उसके प्रायोरिटीज कभी हावी नहीं होंगे। तो पहले भी मैंने बोला है, फिर से मैं वही चीज दोहराता रहूंगा कि पीएसयूज में निवेश मत कीजिए। अगेन, अगर आपके खेलने वाले पोर्टफोलियो में, आपका जो हॉबी पोर्टफोलियो है, वहां पे आप थोड़ा बहुत पीएसयू लेके खेलना चाहते हो, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पीएसयू से कैसे आएगा, मेरे सचमुच कल्पना के बाहर है, इमेजिनेशन के बाहर है। पीएसयू का काम है भारत सरकार के प्रायोरिटीज पे फोकस करना, वो बैंक हो या डिफेंस कंपनी हो या रोड बिल्डर हो। ये आपने वर्ड सही यूज़ कर लिया, खेलने वाले पोर्टफोलियो में। पर चलो, जिसका पैसा बन गया कोल इंडिया में, पीएफसी में, आरईसी में, ठीक है, खेलने वाले पोर्टफोलियो में बन गया। पर रियल एस्टेट स्टॉक्स का एक बार बता दीजिए आउटलुक। और सर हुआ क्या है इस सेक्टर में, क्या कुछ बदलाव हुआ है ऐसा जो ये स्टॉक्स ज़बरदस्त मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहे हैं अभी? देखिए रियल एस्टेट में कुछ खास, मेरे ख्याल से, जाहिर है हमारा देश अभी भी गरीब देश है। $2,500 पर कैपिटल इनकम है। दुनिया के 30 पुअरेस्ट कंट्रीज में इंडिया का जिक्र आता है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल इनकम। तो जैसे जैसे इंडिया में मिडिल क्लास को जॉब मिल रही है, होम लोन मिल रहा है,
वो घर खरीद रहे हैं, ये लंबा चलेगा ये सिलसिला। इससे कमाने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर में निवेश ना करें, बिल्डिंग मटेरियल्स की कंपनी में निवेश करें। तो हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में सरा सैनिटरी वेयर है, हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में एस्ट्रल पॉली है, हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो में पीडिलाइट और एशियन पेंट्स है। बिल्डिंग मटेरियल्स के थ्रू रियल एस्टेट का फायदा उठाए, क्योंकि रियल एस्टेट में खुद कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है। हर एक इलाके में, हिंदुस्तान के हर एक शहर में 100-200 डेवलपर घूमते फिरते हैं। एंड बिकॉज किसी भी एक डेवलपर का बोल बाला नहीं है, रियल एस्टेट डेवलपर के लिए पैसा बनाना, मतलब फ्री कैश फ्लो बनाना, रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर लाना बहुत मुश्किल काम होता है। बैरियर टू एंट्री नहीं है। रियल एस्टेट में 100-200 खिलाड़ी हर एक शहर में भागा भागी करते हैं, इसलिए सबके प्रॉफिट्स दब जाते हैं। इसके अगर आप कंपैरिजन में देखें, पेंट में गिने चुने बड़े प्लेयर है, एडिसिव्स में एक ही प्लेयर है एक्चुअली, वाटर प्रूफिंग में भी 1 या 2 प्लेयर है, सैनिटरी वेयर में भी 2 या 3 प्लेयर है, प्लास्टिक पाइप्स सीपीवीसी पाइप्स में भी 1 या 2 प्लेयर है। तो अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स में निवेश करो तो आपको रियल एस्टेट के बूम का पूरा फायदा मिलेगा, लेकिन रियल एस्टेट के बूम का डाउन साइड नहीं मिलेगा। रियल एस्टेट बूम का डाउन साइड क्या है कि काफी सारे डेवलपर्स ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन धंधे अपने बिजनेस में कैश फ्लो नहीं कमा पा रहे, और वो अल्टीमेटली शेयर होल्डर का वेल्थ डिसाइड होता है कंपनी के कैश फ्लो से रादर देन कंपनी के ग्रोथ से। अच्छा, जैसे मैंने आपसे पूछा था ना कि प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन क्या कैसा रहता है बाजार, सर ऐसे ही एक और सवाल ये भी है सबके मन में कि प्री इलेक्शन, बहुत ही शॉर्ट टर्म पूछ रहा हूँ आपसे, इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत इस प्री इलेक्शन फेज़ में कौन से सेक्टर्स, क्या ग्रामीण सेक्टर से जुड़ी कंपनियां रेडार पर रह सकती हैं? क्योंकि ये बहस इंडिया में बराबर चलता रहता है कि इलेक्शन आ रहा है, उसके पहले सरकार पैसे बरसाएगी, इससे गरीबों का वोट मिले। मेरे को ऐसा कुछ खास कोरिलेशन दिखता नहीं है। अभी भी अगर आप देखें, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के इलेक्शन हमारे सर के ऊपर है। इस क्वार्टर में कुछ कुछ मजेदार एफएमसीजी कंपनी के रिजल्ट तो दिखे नहीं मेरे को। राइट, तो ऐसा तो है नहीं। अगर आप और अब अगर आप कोई बोले कि नहीं नहीं आप देखेंगे कि जो दिसंबर वाला क्वार्टर है वहां पे दमदार एफएमसीजी कंपनी के रिजल्ट आएंगे, शायद ऐसा होगा, बट मेरे को कुछ खास इसमें लॉजिक दिखता नहीं है। बजटरी एलोकेशंस हो चुके हैं, सरकार ने जो खर्चा करना था उसकी घोषणा कर दी है 1 फरवरी 2023 में। उस मुताबिक खर्चा चल रहा है। रिमेम्बर, जो फरवरी 24 का बजट होगा वो केवल वोट ऑन अकाउंट होगा। उसमें कुछ खास बजटरी एलोकेशंस की नहीं जाएंगी। और जहाँ 10 साल होने को आ रहे हैं एनडीए सरकार का, इनका जो फिस्कल रवैया काफी कंजर्वेटिव है, ये खर्चा करना खास पसंद नहीं करते। और खास तौर पे रूरल एरिया में पैसा फेंकना इनको पसंद नहीं है। तो एक फिस्कल जो इनकी कंजर्वेटिवनेस है उन्होंने बरकरार रखी है। और आ, आ, कुछ मेरे को खबर आ नहीं रही कि भयंकर लहर आने वाली है बुलिशनेस का एफएमसीजी स्टॉक्स में या रूरल एरियाज में। सर, फार्मा कंपनियों के नतीजे कैसे लगे अभी जो इस तिमाही के गए हैं, और आने वाली कुछ तिमाहियों पर आपका आउटलुक? देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में केवल एक ही बड़ा फार्मा कंपनी है, उसका नाम है डिवीज लैब। तो डिवीज लैब में हमने जनवरी फरवरी के महीने में अपने पोजीशन को 3 गुना कर दिया था, ट्रिपल कर दिया था। और हमारी सोच जो डिवीज लैब पे कुछ ऐसी है कि दुनिया का ये 5th लार्जेस्ट एपीआई मेकर है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। दवाई का जो चूरन होता है डिवीज बनाता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, तो दुनिया का 5th लार्जेस्ट है। और चाइना और यूएस के बीच में एक जबरदस्त कश्मकश बन रही है, एक टक्कर बन रहा है। चाइना बनाता है दुनिया का 80-90% एपीआई, इंडिया बनाती है केवल 10% एपीआई दुनिया का। तो चाइना से मार्केट शेयर इंडिया की तरफ आ रहा है, हमको इसमें ये क्लियर हमको समझ आ रहा है। जो विदेश में, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो बड़े फार्मा कंपनीज हैं उनसे हमारी बातचीत चलती रहती है, तो उनके उनके साथ बातचीत करके समझ आ रहा है कि मार्केट शेयर वो चाइना से इंडिया की तरफ घुमाएंगे। तो इंडिया में जो एपीआई इंडस्ट्री है वो अगले 3-4 साल में डबल हो जाएगी। दिवीज सबसे बड़ा प्लेयर है, इसलिए फरवरी के महीने में हमने अपना पोजीशन इसमें काफी बड़ा कर दिया था। लास्ट आई थिंक 8 महीने में स्टॉक करीबन 35-40% चला है, बट मेरे ख्याल से डिवीज में भी काफी बड़ा अपसाइड है। 20 साल पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी, मुरली डिवी साहब इसके प्रमोटर हैं, 65% के पास है। कमाल के केमिस्ट हैं, खुद पीएचडी केमिस्ट्री में है, खुद ये फॉर्मूले बनाते हैं। और दुनिया के 20 सबसे अहम दवाई में से 10 में इनकी मार्केट लीडरशिप है। तो ये एकमात्र बड़ी फार्मा कंपनी जो हमारे पास है। जो बाकी जो इंडियन फार्मा कंपनी है जो फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, मतलब पूरा का पूरा दवाई बना के
विदेश में जाके बेचते हैं सस्ते में, वो बिजनेस मॉडल मेरे को खास मजेदार लगता नहीं है। सर आपका ना बाजार को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है, इसीलिए लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैं पर्सनल जब इंटरव्यू करता हूँ आपको, तो मेरे को भी लगता है आपको बाजार को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। बैंक्स में अभी आपने एचडीएफसी बैंक बोला, लेकिन ये छोटे मझौले बैंक्स में ऐसा क्या हो गया इस साल? देखिए, छोटे बैंक में तुम्हारा निवेश है नहीं अभी, काफी लोगों को पब्लिक सेक्टर बैंक सूझ रहा है, तो जिनको सूझ रहा है वो खरीदते रहे, हमको पब्लिक सेक्टर बैंक से बहुत दूर रहना है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा जो बाकी प्राइवेट सेक्टर के छोटे बैंक है, उनमें अलग अलग प्रकार की कमजोरी रहती है, तो इनसे भी हम दूर रहते हैं। तो हमारे जो बैंक में पोजिशन है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, हमारे जो फाइनेंशियल फंड है उसमें आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक भी है। इसके आगे हम दूसरे किसी बैंक में को छूना पसंद नहीं करते। सर नो स्मॉल फाइनेंस बैंक नथिंग, वो जो बाकी नहीं जो जी। पूरा एक अलग सा नहीं जी, यूनिवर्स है? बैंक में जो बड़ा है वही जीतेगा, जैसे क्रिकेट में इंडिया जीतता है। आप क्रिकेट में हॉलैंड की टीम को की परफॉर्मेंस प्रशंसनीय रही, बट जैसे हॉलैंड का वर्ल्ड कप में जीतने का चांस खास नहीं है, छोटे बैंक का भी चमकने का चांस खास नहीं है। इसकी वजह है कि बैंक में लो कॉस्ट फंडिंग की आवश्यकता रहती है। एचडीएफसी बैंक पैसा उठाता है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग एचडीएफसी बैंक के 3.8 के आसपास है। उसका मतलब क्या है कि वो आपके दर्शकों को 7.8 पे भी अगर होम लोन दे तो 4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमाते हैं। दूसरे जो छोटे बैंक्स हैं वो इस भाव पे पैसा नहीं उठा पाते, इसलिए जो कोर प्रोडक्ट है मॉर्गेजेस का या कार लोन्स का, वहीं पे वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। फिर पैसा कमाने के लिए रिस्कियर बोरोअर्स को पैसे देते हैं, और फिर जब मंदी आती है तो उनका बैलेंस शीट में दिक्कत आ जाती है। तो बैंक्स में बिग इज ब्यूटीफुल, बिकॉज बिग से कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट जाता है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग घट जाती है, और इससे प्राइम कस्टमर्स, पसंदीदा कस्टमर्स को भी लोन्स देके मोटा मार्जिन कमाने का मौका मिलता है। सो ऑटोज, क्योंकि हमारे पास सवाल ही सबसे ज़्यादा ऑटोज के आ रहे हैं, वो भी टाटा मोटर्स, एम सभी इसी पे पूछना चाह रहे हैं कि क्या होगा अब आने वाले समय के लिए, आउटलुक कैसा है। तो ओवरऑल पूरा अगर यूनिवर्स देखें देखिए, ऑटोज का, चाहे ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो में एक जमाने पे मारुति का बोलबाला था, एक जमाने पे मारुति डोमिनेंट फ्रैंचाइज थी, बट कुछ अलग अलग वजह है, आज शायद विस्तार में उसके बारे में बहस करने का टाइम नहीं मिलेगा। मारुति का वो डोमिनेंस उस प्रकार से रहा नहीं। राइट, एक तरफ से ईवी का जमाना आ गया, दूसरी तरफ से एसयूवी का जमाना आ गया। तो मारुति का जो स्मॉल कार्स में जो दमदार एक फ्रैंचाइज था, वो अब रहा नहीं, बस कंट्री बदल गई है। और आज की डेट में मेरे को अगर हम कार्स और ट्रक्स की बात करें, मेरे को कोई डोमिनेंट प्लेयर दिखता नहीं है। हमारा जो ऑटो में एकमात्र इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ ऑटो ओईएम्स, हमारा आइशर मोटर्स में है। बिकॉज जो प्रीमियम बाइक्स का सेगमेंट है वहाँ पे इसके पास ये बाहुबली है, प्रीमियम बाइक्स में 90% मार्केट शेयर रखता है। और नॉट जस्ट द कन्वेंशनल बुलेट और एनफील्ड की बाइक, इनका जो हिमालयन 450 नाम का बाइक आया है वो काफी सक्सेसफुल बाइक रहेगा हमारे ख्याल से। और जिस प्रकार से सिद्धार्थ लाल और मैनेजमेंट टीम ने लास्ट 10 साल में इनके रेंज को एक्सपैंड किया है, 200 से 450 सीसी तक, सारे सारे स्पैन में अलग अलग प्रकार के प्रीमियम बाइक्स डाल दिए हैं। हमको एकमात्र ही अच्छा ऑटो कंपनी दिखता है, वो आइशर मोटर्स है। बाकी जो प्लेयर्स हैं, एमएनएम का ठीक है, एक अच्छा सा एसयूवी में नीश है। टाटा मोटर्स ने लास्ट 2 साल में इलेक्ट्रिक में अच्छा काम किया है, बट इनके फ्रेंचाइजीज में उतना कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हमको नजर नहीं आता। सर आखिरी सवाल ये होगा कि क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स नए आए हैं स्टॉक मार्केट में, कोई किसी को देख के आ गया, किसी के रिटर्न्स को देख कर आ गया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में, तो जो यंग इन्वेस्टर्स आए हैं इनको आप क्या मैसेज देंगे? क्या अभी बाज़ार के इस फेज़ को वो किस तरीके से झेलें या फिर किस तरीके से उसमें सीख लें, क्योंकि ये सिखाने वाली मार्केट है, इसमें इतना आसानी से पैसा बन नहीं रहा है। हाँ जी, देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया, अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, इवन वीकली ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके कमाने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको खुजली बहुत होती है, डेली या वीकली ट्रेडिंग करने की इच्छा होती है, तो जैसे मैं सलाह दे रहा था, अपना हॉबी का पैसा, खेलने का पैसा अलग कर दीजिए, और निवेश का पैसा अलग कर दीजिए। जब तक आप जमे हुए पेशेंट निवेशक नहीं बनते, अपने निवेश का पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को सौंप दीजिए, म्यूचुअल फंड हो, पीएमएस हो, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और आपका खेलने का पैसा से आप सीखिए मार्केट कैसे ऑपरेट करता है।
अगर आप उस स्टेज पे हो कि आप यंग हो लेकिन आप काफी सुलझे हुए हो, आपका दिमाग काफी साफ है और आपने किताब पढ़ के, खुद एनुअल रिपोर्ट पढ़ के निवेश करना सीख लिया है, तो बहुत अच्छा टाइम है। अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए, जितनी भी आपकी पूंजी है उसको लगाइए, 10 से 12 अच्छे स्टॉक लीजिए और उनको रन करने दीजिए, 2-3 साल रन करने दीजिए। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, आप अपने पोर्टफोलियो को बनाते रहिएगा, टॉप अप करते रहिएगा। और जो मेरा तजुर्बा रहा है इंडिया में 15 साल रहने का, जो सेंसिबल शांति से निवेशक इन्वेस्ट करता है, वो यंग हो या ओल्ड हो, तो शांति से समझदार इन्वेस्टर निवेश करता है और पेशेंट रहता है, उसकी कंपाउंडिंग 16-17% आराम से आ जाती है, इवन विदाउट प्रोफेशनल हेल्प। 16-17% मतलब हर 4 से 4.5 साल उसका पैसा डबल होता है। हर 4 से 4.5 साल पैसा डबल होता है, विच मीन्स ओवर अ 15 ईयर पीरियड उसका पैसा 10 से 11 गुना कंपाउंड हो जाता है। और अगर आप सोचे किसी का करियर 30 साल का है, तो आपको 100-150 गुना कंपाउंडिंग मिल जाती है 30 ईयर करियर में, विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एट रिटायरमेंट। सौरभ सर, हमेशा की तरह मज़ा आ गया सर आपसे बात करके। एक बार फिर से बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और नए संवत के भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू रजत जी, हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर कोलीग्स। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।